याना जी, मैं रोने लग गई। उनसे पूछा कि बेटा आप कभी कश्मीर जा पाओगे? कहती नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों? कहते मेरे माँ बाबा कहते हैं कि हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या क्या शोर वजह था है पीछे? आप तो? आपके यहाँ क्या शोर था पीछे? कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फट गया? नहीं नहीं नहीं। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और रिएक्शन वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है और आज का वीडियो में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो आज का इस वीडियो में डिबेट है सायला खान का और याना मीर का, जो हमारी बहन है, कश्मीरी बहन याना मीर। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट और बात करते हैं डिबेट के बाद। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के शो में हमें ज्वाइन किया है याना जी ने, जो कि किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं, एक बहुत बड़ा नाम। थैंक यू मैम हमारे शो का हिस्सा बनने के लिए। थैंक यू सो मच शैला, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। इट्स माय मैम प्लेजर। आज हम आपसे दो अहम सवालात पर डिस्कशन करना चाहेंगे। पहला तो ये है कि ये दिख रहा है कि जो कश्मीर को हम कहते थे ना, ये मुतनाज़ा एरिया है इंडिया और पाकिस्तान को लेके। तो अब हमें ऐसे लग रहा है कि कश्मीर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म होता चला जा रहा है। अब इसकी वजह भी है, हम देख रहे हैं कि इंडिया की असम्बली में पीओके से रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट पास होती है तो पीओके की जो कैबिनेट है उसके ऊपर आमीन बोल देती है, कहती है बिल्कुल हम इंडिया के साथ खड़े हैं, ऐसा ही होना चाहिए। तो हमें लगता है कि ये हमारा वाला जो कश्मीर है हमारे हाथ से रेत की तरफ फिसलता चला जा रहा है। तो ये कौन सी ये एक कनेक्टिविटी बन गई है? क्योंकि अभी जैसे मैं बात करूंगी शारदा पीठ पे, अमित शाह जी ने स्टेटमेंट दी थी कि शारदा पीठ पे कॉरिडोर बनना चाहिए ताकि जो कश्मीरी पंडित है वो जाए, जैसे कि करतारपुर में जाते हैं। तो कश्मीरी जो यहाँ के हैं उन्होंने इसको पास किया अपनी असेंबली में और कहा बिल्कुल वो ठीक कहते हैं। आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि आप कश्मीरी पंडित यहाँ पे आएंगे? ये हो पाएगा कि ये सिर्फ बातें ही हैं? एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सी कंफ्यूजन है। पॉइंट नंबर हम्म। 1 जो आपने कहा पीओके की बात, देखिए ये हम्म। बात आपको समझने की जरूरत है कि मतलब इतना आसान नहीं है कि पीओके, मैं जानती हूँ कि पीओके में ऐसे कई लोग हैं जो चाहते हैं कि इंडिया मतलब पीओके का अपनी तरफ ले ले, क्योंकि मैं समझती हूँ कि वहां जो लोग हैं वो बहुत सफर कर रहे हैं पाकिस्तानी गवर्नेंस के अंडर, एंड जो उनके जो जो एक्सपेक्टेशंस थे पाकिस्तान गवर्नमेंट से वो पूरे नहीं हो रहे, बहुत अरसे से पूरे नहीं हो रहे। और इनफैक्ट उनकी उन जो दिक्कतें हैं, जो मिसाइल हैं, वो और भी बढ़ते जा रहे हैं हर साल, जैसे महंगाइयां, या शॉर्टेज ऑफ व्हीट फ्लावर, शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, फिर उनका जो लोड शेडिंग का मसला है, ये हर एक चीज जो है और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, एंड उनकी प्रॉब्लम्स को ओवरऑल नजरअंदाज किया जा रहा है। सो मैं समझती हूँ कि अब वो फाइनली थक हार के ये चाहते हैं कि इंडिया ही पीओके को अपने कब्जे में कर ले, लेकिन ये इतना आसान नहीं है, मैं बता दूं। क्योंकि अगर इंडिया ने कब्जा किया भी तो लोगों को जो एक्सेप्टेंस वो नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रियासत जम्मू एंड कश्मीर का एक हिस्सा बन जाएगा फिर। और मैं आपको बता रही हूँ खुले शब्दों में, आपको बता रही हूँ खुले लफ्जों में, कि एक्सेप्टेंस उनको नहीं मिलेगा। मैं आपको एक छोटा एग्जाम्पल बता देती हूँ। जो सरेंडर्ड मिलिटेंट्स हैं हमारे, ठीक है ना, जब वो गए थे उस पार ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां से शादियां करके वो वापस आए अपनी बीवियों को लेकर, आप यकीन नहीं करेंगी उनकी बीवियों को आज तक लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया एज पार्ट ऑफ कश्मीरी सोसाइटी। ठीक है ना, उनको इनफैक्ट गवर्नमेंट उनको देना चाहती है इंडियन सिटीजनशिप, मतलब आधार कार्ड और ये सारी चीजें ना, इंडियन सिटीजन, लेकिन लोग जो है वो इसको ऑब्जेक्शन करते हैं कि नहीं, ये हमारे सोसाइटी का हिस्सा नहीं बन सकती। इनफैक्ट इन मिलिटेंट्स, एक्स मिलिटेंट्स की बीवियों में से एक, शी वांटेड टू स्टैंड फॉर इलेक्शंस। जब डीडीसी इलेक्शंस हो रहे थे ना, तो वो अपनी एरिया में, वो वहां पर कुछ 10-15 सालों से रह रही थी, यू नो, एज द वाइफ ऑफ दैट सरेंडर्ड मिलिटेंट। तो अब देखो, सरेंडर्ड मिलिटेंट जो है वो हमारा अपना है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है सोसाइटी, लेकिन वहां से जो औरतें शादी करके आई उन्हीं को एक्सेप्ट नहीं करने को तैयार है। तो ये चीज आपको समझने की जरूरत है। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है डेमोग्राफी का, कि इट्स वेरी हार्ड फॉर जो पीओके के लोग हैं, उनको इंडिया में एक्सेप्टेंस मिलना बहुत ही मुश्किल है। और ये मैं आज खुले लफ्जों में कहती हूँ, ताकि ये ना हो कि बाद में फिर मुहाजिरों वाली उनकी हालत हो जाए यहाँ पर। So it is very clear, because Indians are communist by nature. It is not easy for us to accept any outsider as part of us. तो because, and उसका रीजन भी ये है क्योंकि हमें हमेशा, मतलब we are always surrounded by people who want to attack, चाहे वो चाइना हो
या पाकिस्तान हो, मतलब हर बार गजवाए हिंद और इस तरह की चीजें हमने सुनी। इट्स नॉट इजी फॉर अस टू ट्रस्ट एनीवन फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। तो ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं इंडियंस के बारे में। दूसरी चीज, आपने शारदा पीठ की बात की, शारदा पीठ ऑलरेडी खुल चुका है, इट इज ऑन दिस, अब हम LOC के हमारे साइड पे खुल चुका है, और वहां पर ऑलरेडी मतलब LG और ऐसे दिग्गज लोग जो हमारे LG लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं और दिग्गज लोग गए थे वहां पर उसकी ओपनिंग के लिए। तो वो ऑलरेडी खुल चुका है और इट्स ओपन फॉर पब्लिक एंड इट इज नॉट ऑन योर साइड ऑफ POK, इट इज LOC के हमारे साइड में है। हाँ, नीलम वैली में, लेकिन हमारे साइड पर ही है, उस साइड पर नहीं है, एंड वो ऑलरेडी खुल चुका है। और दूसरी बात, उसका होना लाजमी था, बिकॉज लोग जो है, लोकल कश्मीरीज जो है, वो कभी नहीं चाहते थे कि टेम्पल्स वैंडलाइज हो। हम ये अच्छे से समझते हैं और जानते हैं कि टेम्पल्स जो है और कश्मीरी पंडित्स का जो कल्चर है, इट इज पार्ट ऑफ कश्मीरियत, इट इज पार्ट ऑफ हमारे कल्चर का ही हिस्सा है। तो लेकिन जब आर्म्ड इंसर्जेंसी शुरू हो गई थी कश्मीर में, यानी कि आपकी तरफ से जब यहाँ पर वो ना हथियार लेकर हथियार परस्त दहशतगर्द जब वहां से आने लगे, तो मैं बात कर रही हूँ लेट 80s की, तो यहाँ पर डरा धमकाकर लोगों को एक तो रखते थे। कश्मीरी पंडितों की क्या हालत उन्होंने कर दी है तो आपको पता है, उनका तो एक्सोडस ही हो गया। साथ ही साथ इन्होंने किया काम कि एक रेडिकल इस्लाम को यहाँ लाने के लिए ये शुरू हो गए मंदिरें तोड़ना, वैंडलाइज करना। 438 टेम्पल्स में से जो है 208 मंदिरों को वैंडलाइज कर दिया गया। तो आज शारदा पीठ एक ही नहीं है। अब जब हालात अच्छे हो गए हैं तो हर एक गांव में जो है कश्मीरी मुस्लिम्स खुद अपने सर पे पत्थर उठा उठाकर रिस्टोर करने चले हैं टेम्पल्स। तो ऐसे आपको कई वीडियोस इंटरनेट पे दिखेंगे जहां कश्मीरी मुसलमान जो है कश्मीरी अपने गांव में कश्मीरी पंडितों के टेम्पल्स रिस्टोर करने लगे। और एक और मैं बात बता दूं, ये 208 टेम्पल्स वैंडलाइज हुए होंगे मिलिटेंसी के दौरान जब कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मगर आप यकीन नहीं करेंगे इन 30 सालों में किसी कश्मीरी मुस्लिम ने किसी भी मंदिर के लैंड पे एनक्रोच नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता था कि एक ऐसा दौर आएगा। उन्हें ये उम्मीद थी कि दौर ऐसा आएगा जब ये सब खत्म हो जाएगा। आर्म्ड इंसर्जेंसी जो पाकिस्तान साइड से यहाँ पर आ रही थी, जो हमारे नौजवानों को बरगला के वहां ले जाया जा रहा था, बहका के रेडिकलाइज करके वहां ले जाया जा रहा था, उनको ट्रेनिंग दी जा रही, जब वो आते थे वापस उनसे खुद नहीं होता था। कितने सारे नौजवानों ने सरेंडर कर दिया उस टाइम पे और इखवानी बन गए, इनफैक्ट आर्मी को हेल्प करने लगे मिलिटेंसी को क्रश करने के लिए। तो ये सारी चीजें, ये हमारी हिस्ट्री का एक पार्ट है कि, और ये एक सच्चाई है कि कोई भी कश्मीरी मुस्लिम नहीं चाहता कि कोई भी टेम्पल यहाँ पर वैंडलाइज हो। जी, जैसे मैम आपने 2-3 दफा पाकिस्तान का जिक्र किया कि जो भी वहां पर हालात रहे पाकिस्तान की वजह से रहे, लेकिन मेरे जहन में ये एक सवाल है कि जब हुर्रियत वाले वहां पर थे तो उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी 484 करोड़ रुपया वो उनकी सिक्योरिटी पे लगाते थे, और फारूक अब्दुल्ला जो थे गवर्नमेंट में उधर जाते थे इंडिया की साइड पे, कहते थे हम आपके साथ है। कश्मीर में होते थे तो कहते थे जो सेपरेटर्स थे कहते थे हम उनके साथ है। पाकिस्तान विजिट करते थे तो कहते थे हम पाकिस्तान के साथ है। तो ये जो कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, मैं कहती हूँ 70 to 80% इनका भी तो हाथ रहा है। और फिर आपने जो कश्मीरी पंडित की बात की, एक मिनट, जो आपने कश्मीरी पंडित की बात, उनका एक्सोडस हुआ 1990s के दौरान, बहुत ज्यादा पंडित वहां से गए। लेकिन सवाल तो ये भी पैदा होता है ना, जैसे अभी आर्टिकल वहां पे 370-35 ये हट गया, लेकिन मेरा सवाल ये है कि कश्मीरी पंडित अभी भी नहीं लौटे, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान की तरफ से वहां पे इंटरफेरेंस खत्म होगी। बात करते हैं CAA की, NRC की, लेकिन अपने ही जो लोग हैं, मेरा सवाल ये है कि वो रिफ्यूजीज बन के बैठे हुए हैं। और मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, छोटी सी बच्ची थी 7-8 साल की, और लिटरली याना जी मैं रोने लग गई। उनसे पूछा कि बेटा आप कभी कश्मीर जा पाओगे, कहती नहीं। तो उन्होंने कहा क्यों, कहते मेरे माँ बाप कहते हैं कि हम कभी नहीं जा पाएंगे। तो ये क्या वजह है? आपके यहाँ क्या शोर था पीछे, कोई बॉम्ब वॉम्ब तो नहीं फट गया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बच्चे के साथ ही प्लेग्राउंड है, वहां पे खेल रहे हैं। ओके, कोई बात नहीं। सी आपने 3-4 सवाल एक साथ पूछ लिए, तो आपका पहला सवाल क्या था? आई फॉरगॉट। हाँ, कि क्या इस इंसर्जेंसी में लोकल पार्टीज जैसे हुर्रियत उनका हाथ नहीं था, ये आपने पूछा ना? जी, मैं मानती हूँ उनका हाथ था। मतलब इन्होंने सक्सेसफुली जो है पाकिस्तान को गुमराह कर दिया, इन सिंपल लैंग्वेज उल्लू बना दिया, और पाकिस्तान उल्लू बन गया। क्योंकि लोग तो कभी नहीं चाहते थे ना कि मतलब किसी रेडिकलाइज स्टेट का हिस्सा बन जाए। लोग यही चाहते थे कि उनके हुकूक मिले, चाहे वो खुद मुख्तारी से हो या चाहे वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ हो। और इंडियन गवर्नमेंट, हाँ ये बात सच है कि लोगों को इंडियन गवर्नमेंट के साथ जुड़ने नहीं दिया जा रहा था। कोशिश की जा रही थी कि लोगों को हमेशा, लोगों के दिलों में लोग हमेशा खफा रहे इंडियन गवर्नमेंट से। हाँ, ये कोशिश जरूर की जा रही थी, ये मैं मानती हूँ।
लेकिन इस कोशिश में जो सियासी ग्रीड था, जो सियासतदानों के जो कहते हैं ना, जो उनके एम्बिशंस, जो गलत एम्बिशंस थे, उसमें पाकिस्तान उल्लू बन गया। और ये बात सही है, गुमराह हो गया उनकी बातों में, नहीं होना चाहिए था। मतलब उनका कोई इसमें था ही नहीं रोल। वो इस चीज को रिफ्यूज भी कर सकते थे कि हमें नहीं पढ़ना आपके मसलों में। आपको अगर इंडिया से खुद मुख्तारी चाहिए, आप खुद ले लो। आपको डेमोक्रेसी का हिस्सा हो, आप हर जगह, आपको हमारी क्या जरूरत है? हम क्यों अपने रिलेशंस अपने हमसाये के साथ बिगाड़ दें जस्ट बिकॉज आपको खुद मुख्तारी की? पाकिस्तान अगर स्मार्ट होता है ना, थोड़ा सा दिमाग होता आपके सियासतदानों को, तो वो ये कहता कि हम क्यों भाई इंडिया के साथ या फिर अफगानिस्तान के साथ या किसी के साथ हम क्यों दुश्मनी करें? हमें पहले अपने नेशन का सोचना है, अपने सिटीजन्स का सोचना है, अपनी आवाम का सोचना है। तो अगर पाकिस्तान ने स्मार्टली ये जवाब दिया होता तो शायद आज जो आवाम की हालत है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है, आप जीडीपी तो आपका है नहीं, लेकिन जो भी इतने सालों में जो भी पाकिस्तानी आवाम का हक था, वो चाहे कहीं से भी भीख लिया हुआ हक हो, लेकिन वो जो हक, वो जो पैसा है, वो हमेशा जाता है पाकिस्तान आर्मी या आईएसआई की फंडिंग में, और ये हमेशा जाता है इंडिया में दहशतगर्दी करने के लिए। तो इट इज अनफेयर पाकिस्तान की आवाम के लिए, इट इज नॉट फेयर, ये जस्टिस नहीं है आवाम के साथ। अच्छा, दूसरा आपका सवाल था जो आपने पूछा कश्मीरी पंडितों का, कि वो ये बात तो यहाँ पर हर एक सोशल एक्टिविस्ट यही बात आजकल उठा रहा है कि भाई आपने प्रॉमिस किया था कश्मीरी पंडित को, हम अपनी गवर्नमेंट से डायरेक्ट पूछते हैं, आपने प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि इनको यहाँ रीसेटल करेंगे। आप रीसेटल करने के लिए आपने बस कह दिया, आपने इनको जॉब्स दिए, ठीक है, लेकिन फिर आप कहते हो कि आपकी जान की जो गारंटी है वो आपको खुद लेनी होगी, हम नहीं दे सकते। तो ये बात गलत है। और कुछ एकाध हादसे जो हुए हैं दूर दराज गांवों में कश्मीरी पंडितों पर, अब उसकी वजह से जाहिर सी बात है पूरा जो कश्मीरी पंडित का समुदाय है वो सारे डर जाएंगे, और ऐसे करके वो निकल गए, ये बात तो सच है। लेकिन ऐसे नहीं है कि कश्मीरी मुसलमान चाहते नहीं कि वो यहाँ आए, या गवर्नमेंट नहीं चाहती, मगर हाँ, इस पे अभी बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि वो अभी भी डरे हुए हैं। नो डाउट हालात अब बहुत बेहतर हो गए हैं, सिक्योरिटी की अब कोई इश्यूज नहीं है पहले की तरह, लेकिन फिर भी उनके अंदर कॉन्फिडेंस दिलाना अभी बाकी है, और वो काम अभी बहुत काम करना है उस तरफ। जी याना जी, आपने अभी बोला कि जैसे हम पीओके की बात करें तो आपने कहा कि दोनों एरियाज का इकट्ठे हो जाना और मिलके रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जैसे आपने कहा कि कुछ लड़कियां ब्याह के उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली है, लेकिन फिर ये भी तो झूठी उम्मीद हो गई ना कि उस तरफ से दिलाई जा रही है यहाँ के लोगों को कि हम आपको अपने साथ मिला लेंगे। डेट्स में वो जो है पाकिस्तान के अगेंस्ट जा रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, स्ट्राइक्स कर रहे हैं, तो क्या उनका हाल भी यही होगा? ना वो वहां के रहेंगे ना फिर यहाँ के रहेंगे। नहीं, यहाँ से कौन वादा कर रहा है कि हम लेकर रहेंगे? हाँ, कुछ लोग बोलते हैं अखंड भारत। अभी जैसे बहुत दफा हमने देखा है कि इंडिया मीडिया में बात हो रही है कि आप पीओके को वापस लेने का टाइम आ गया, तो जब एक्सेप्टेंस ही नहीं है तो लेने का क्या फायदा? देखिए, मैं वही कह रही हूँ, आपको क्यों लगता है कि अब अगर जब इरादा किया है तो ले ही लेते? आपको क्यों लग रहा है कि इतने टाइम तक नहीं ले रहे? क्योंकि लोगों से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा है, क्योंकि उनको यही डर है कि ठीक है भाई, हमें सिर्फ जमीन तो नहीं चाहिए, उसके साथ लोग भी तो आएंगे। अब सिर्फ जमीन का मसला होता तो कब कर लिया होता हमने, अब उसके साथ लोग भी आएंगे, उनको यहाँ पर एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी, वो भी तो सोचना पड़ता है। तो इस वजह से क्या है कि पीओके के लोगों को अब जो है सिर्फ अपने नारे नहीं लगाने हैं, उनको कोशिश करनी है कि इंडिया के लोग उन पर ट्रस्ट कर सकें, ताकि उनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिले। ये बहुत जरूरी होता है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें मुश्किल है, आप हमें अपना लो, आप हमें गोद ले लो, ये तो नहीं होता ना। सामने से भी तो इनविटेशन मिलना चाहिए, सामने से भी तो लोगों को लगना चाहिए हमारे अपने हैं। वो कैसे लगेगा उनको अगर हर बार ये हिंदू मुस्लिम की बात करें, अगर हर बार ये कहे कि मोदी इज अ बुचर, या मोदी पर हमें भरोसा नहीं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के बारे में हर बार उल्टी बातें करेंगे और फिर कहेंगे कि हमें ले लो, ये थोड़ी होता है। तो इनको बहुत कोशिश करनी, सोच समझ के इनको बात करनी है, इनको ध्यान से बात करनी है इंडिया के बारे में, इंडियंस के बारे में, ताकि इनको यहाँ एक्सेप्टेंस मिल सके। एक्सेप्टेंस कहीं भी इस तरह मिलना, शायला आपको भी पता है, इट इज नॉट पॉसिबल। आप सही कह रही हैं। और याना जी, हमारे यहाँ भी अक्सर जैसे डिबेट्स होती है, शो होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि हमें जो है ना उस साइड से कोई इतना लेना देना नहीं है, लेकिन हम जो है अपनी कश्मीरी मुसलमानों का दर्द महसूस करते हैं और हम उनको आजाद करवाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर जवान जो है, बच्चे मारे जा रहे हैं, खवातीन पे बहुत जुल्मों सितम हो रहा है। तो हम जो है कश्मीर के लिए लड़ाई लड़ेंगे, उनकी आजादी के लिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि सिर्फ वही लोग आजाद हैं जो कि सोशल मीडिया पर आते हैं? कुछ ही लोग हम देख रहे हैं कि बाकी लोगों को भी आजादी है? यही चीज है ना शैला, अगर वो बात करते हैं कि इंडिया हमें ले ले अपनी तरफ, तो इनको भरोसा किस पे होना चाहिए, इंडिया पे या पाकिस्तान पे?
अब ये सारी बातें इन्होंने खुद तो नहीं देखी ना यहाँ आके कि हम पर जुल्म हो रहा है या हम पर किसी तरह की नजरबंदी हो रही है, उन्होंने नहीं देखी। उन्होंने कहाँ से सुना? उनकी हुकूमत ने उनको बोला ना ये सब। ये सारी चीजें आप परसों भी देखिए, कल की बात है शायद, कि पाकिस्तान आर्मी ऑफिशियल्स जो हैं कॉलेज के बच्चों को पीओके में कश्मीर जिहाद के बारे में लेक्चर कर रहे थे। यही से सुनते हैं ना ये सब। तो जब आपको भरोसा पाकिस्तान वालों पर है तो आप क्यों बात करते हो भाई कि मोदी जी आपको वहां ले लेंगे या इंडिया आपको अपना लेगा? आपको पहले भरोसा हम पर करना है। हम में से कोई भी जब सामने आता है बोलता है कि भाई हम खुश हैं इंडिया के साथ, आपको उस पर यकीन नहीं करना, आपको उन्हीं जर्नलों पर यकीन करना जो आप पर जुल्म करते हैं, जिन्होंने आपके हक खा रखे हैं। फिर आप कैसे कह सकते हो कि इंडियंस आपको अपना लेंगे? इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका भरोसा भी इंडिया की तरफ हो। जी। और याना जी, जैसे आपने बहुत से सोशल इश्यूज को आज के इंटरव्यू में डिस्कस करने की कोशिश की, एक सवाल यहाँ पर ये भी जन्म लेता है कि वहां पर जो विमेन है उनके पास इतनी आज़ादी नहीं है, उनका बहुत बड़ी तादाद में जो रेप होता है, और कहा यह जाता है कि इंडियन आर्मी की तरफ से, जैसे अगर आप पाकिस्तानी मीडिया को देखती होंगी तो ये बात बहुत ज्यादा हाईलाइट की जाती है कि उन्होंने वहां पर इतने ज्यादा फौज भेज रखी है, आबादी से ज्यादा फौज है, और वो उनकी जो है खवातीन का रेप करते हैं। लेकिन ये चीज जो है इंडिया नहीं दिखाता, ये अंदर की खबरें हम तक पहुंचती है, और यही जिहाद हम करने जा रहे हैं जो यहाँ पे आप अक्सर न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल वगैरह छपते हैं। तो ये अंदर की खबरें उन तक कैसे जाती हैं और इसमें सच्चाई कितनी है, और अगर ये झूठ प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है तो इसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? क्योंकि बहुत से बच्चे इस वजह से क्या होते हैं, उनके ब्रेन वॉशिंग होती है और वो गलत चीज की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। आपको पता ही है, जितने भी बच्चे जहाद के लिए वहां पर जाते हैं गरीब माओ के बच्चे होते हैं, इधर के हों या इधर के हों, उजड़ती तो एक माँ ही है ना। आई एम सॉरी बट जिन माओ को ये सिखाना नहीं आता अपने बच्चों को कि माइंड योर ओन बिजनेस, मेरे को उनपे कोई सिंपैथी नहीं है। आई एम सॉरी। दूसरी चीज, शैला, जिस दिन आप कह दो कि पाकिस्तान में रेप्स ही नहीं होते, उस दिन मैं मानूंगी कि आपके यहाँ से जो यहाँ पर मुजाहिद आते हैं वो सचमुच हीरोज हैं। जब आपकी अपनी कंट्री में इतने रेप केसेस हैं, ऐसा कोई कोपचा ही नहीं बचा है पाकिस्तान में जहाँ एक गैंग रेप नहीं हुआ, ये आप भी जानती हैं। कितने रेप्स होते हैं? हाँ, एक दिन में 6। एक दिन में 6 नहीं, एक दिन में 12 होते हैं। प्लीज गो एंड चेक इट, द रीसेंट रिपोर्ट। सो ये यहाँ वहां की प्रॉब्लम है कि जब आपको अपने मिसाइल है खुद, तो आप दूसरों की, और दूसरा कश्मीर के रेप केसेस वन ऑफ द फ्यूएस्ट हैं पूरे सारे यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स को मिला के इंडिया में सबसे कम, और वो भी आर्मी वाले नहीं करते रेप। जिस प्रोपेगेंडा की आप बात कर रही हैं उसको हम प्रोपेगेंडा इसलिए कहते हैं कि जिस मोमेंट का आप जिक्र कर रही हैं 1992 में या 1 में शायद, कुनान पोशपुरा एक जगह है जहां पर बोला जाता है कि आर्मी ने मास रेप किया। अब इसको प्रूव करने के लिए 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को रखा गया, जिसमें से एक कश्मीरी बॉडी थी, मतलब जो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, एक थी नेशनल बॉडी, ठीक है ना, और एक इंडिपेंडेंट बॉडी थी सीआई, मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन बॉडीज को रखा गया। 3 ऑफिशियल थे, इनमें से कोई प्रूव नहीं कर सका कि वो रेप्स हुए थे, मैं बता रही हूं आपको। लेकिन कोई प्रूव नहीं कर सका कि वो रेप्स आर्मी के थ्रू हुए, और आर्मी की तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। सारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो बाहर की एजेंसी ने की, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। मगर उसी तरह के रेप, जिस ब्रूटैलिटी से वो रेप्स किए गए, उसी तरह के रेप्स जो है कश्मीरी पंडित औरतों के भी हुए। अब मैं कुछ आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, कॉमन सेंस यूज कीजिए। उसी तरह के रेप्स, और वो रेप्स होने से पहले जो है वहां पर दिखे गए बहुत सारे लोग जो आर्मी की यूनिफॉर्म में वो घूम रहे थे। और मैं ये भी बता दूं, 2019 तक इलीगल आर्मी की यूनिफॉर्म्स बिका करती थी। पुलवामा में एक पकड़ा गया जो आर्मी की यूनिफॉर्म इलीगली बेचता था। अब आप मुझे सोचो, जब 2019 तक ये धंधा चल रहा था, मैंने बोला ना पाकिस्तान को गुमराह करने वाला धंधा, कुछ लोग ऐसे थे जो वहां से भी पैसे ले रहे थे, यहां से भी पैसे ले रहे थे, यूनिफॉर्म बना के आर्म्ड इंसर्जेंट्स को दे के, फिर वहां उस टाइम तो सोशल मीडिया था नहीं कि कोई चेक कर सके सोशल मीडिया पे कि भाई ये सचमुच आर्मी ऑफिसर है या सिर्फ उसके भेस में आया है, उसके डिस्गाइज में आया है, ठीक है ना। आर्म्ड मिलिटेंट्स जो थे वो मैं उनको मिलिटेंट्स नहीं कहूंगी, दहशतगर्द ही कहूंगी, क्योंकि मिलिटेंट्स वो होते हैं जो एक मिलिट्री के साथ लड़ते हैं। अगर वो इंडियन आर्मी के साथ लड़ रहे होते तो मैं उनको मिलिटेंट्स कहती, मगर वो सिविलियंस पे करते थे जुल्म सितम। इस तरह का इन्होंने आर्मी को बदनाम करने के लिए ये जो स्टेप उठाया, इसकी वजह से इतने औरतों की उन्होंने जिंदगी खराब कर दी, एक पूरे जनरेशन को खत्म कर दिया। और आज उसी बात को उठा उठा के बोलते हैं कि इंडियन आर्मी रेप करती है। ये कब खत्म होगा? ये कब खत्म? When will you learn to mind your own business?
दिस इज व्हाट आई वांट टू आस्क पाकिस्तान। यानी जी आप सही कह रही हैं, और ये तो सेम वही बांग्लादेश वाला हिसाब हो गया ना, जो उनके साथ किया गया था 1971 में, और फिर वो आजाद हो गया, तो उनका भी इसी तरह ही बहुत तादाद। हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? आज की डिबेट यनामीर और सायला खान की थी। तो यनामीर तो हमेशा सच्ची बोलते हैं जो भी होता है, और रही बात कश्मीरी पंडितों की, तो वो तो वापस जाएंगे ही, थोड़ा टाइम लगेगा बट जाएंगे। और ये इंडियन आर्मी के बारे में भी कुछ था, लेकिन इंडियन आर्मी तो हमारे बहुत अच्छे हैं, लगभग हम लोग तो रियल हीरो इंडियन आर्मी को ही बोला जाता है। तो चलिए, वीडियो कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।